So hello guys, let us begin with lecture number 6 of chemical kinetics. तो पिछली लेक्चर में we have completed first order parallel reactions, reversible reactions. हम some special kinds of first order reactions कर रहे थे जिसमें हमने parallel as well as that reversible first order reaction ये पोर्शन हमने अच्छे से कर लिया था और आज हमें करना है सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा सा मैंने इंट्रोड्यूस किया था शायद पिछले लेक्चर में कि ये सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की भी जो क्लास है वो थोड़ी मैथमेटिकल ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, फिर से चैप्टर ही वैसा चल रहा है ना, थोड़ी सी मैथमेटिकल ज़्यादा होने वाली है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज 6th लेक्चर है, 7th लेक्चर फॉलोड बाई 8th लेक्चर। 8 लेक्चर्स में हमारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा। और इसमें जो कोलिजन थ्योरी, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोलिजन थ्योरी का जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उसमें बहुत गहरे गहरे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं जो आपको पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। ऑल्दो मेरी वीडियो अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर भी केम IIT कोलिजन थ्योरी, तो बहुत पहले मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है उसमें। ऑल्दो कोर्स के लिए मैं फ्रेश रिकॉर्ड करूँगा वीडियो को और पब्लिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर क्या हो रहा था। सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर में बेटा तुम्हारे पास रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट से बीच में बन रहा था इंटरमीडिएट, बीच में आ रहा था इंटरमीडिएट, इससे बन रहा था प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और शुरुआत में आपके पास रिएक्टेंट। अब मान लो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनने का रेट कांस्टेंट K1, यहां से यहां रेट कांस्टेंट K2। आज हमें फिर वही करना है कि जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनाना। एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जो मुझे A की कंसंट्रेशन बताए कि टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, B की कंसंट्रेशन बताए टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। बी मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट है, तो सभी के लिए मुझे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चाहिए। हर बार वही तो कर रहे हैं हम, देखते हो पूरा पीछे से चैप्टर। और उन सब का जो रूट है वो क्या है, उन सब का, ये जो चीजें हम कर रहे हैं उन सब का रूट क्या है? जी हाँ, उन सब का रूट जो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यही है सबका रूट। उसी ग्राउंड्स पे सब कुछ बेस्ड है, बस उसी को हम थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करते जा रहे हैं, अलग अलग केसेस देखते जा रहे हैं और चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है। तो चलिए बेटा कुछ डेरिवेशंस देखते हैं अच्छे से मैथमेटिकल। सो यहां पर मैंने लिखा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को मान लो मैं A मान लेता हूं, फिर I मेरा इंटरमीडिएट है एंड P मेरा प्रोडक्ट है। This is K1 and this is K2. This is K1 and this is K2. Now for A, अगर मैं A की बात करूं तो A तो बेटा देखो बस एक नॉर्मल सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इन्वॉल्व है। A के लिए तो और कुछ खास है नहीं, है ना। A को क्या फर्क पड़ रहा है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में खत्म हो जा रहा है, इससे A को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड नहीं है जो डिस्टर्ब हो जाएगी या ऐसा कुछ वैसा कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना अपने मन में। तो हमें अगर A के लिए बात करनी है तो एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा एक्सप्रेशन ही आएगा इसका। मैं अगर लिखूं तो माइनस dA/dt इज इक्वल्स टू K इंटू A की पावर ऑफ 1, यही बनेगा सिंपल। K और K यहां पर क्या है, सिंपली K1 है, यू कैन सी K1 है। तो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन बनेगा वो वही बनेगा, A at any time t is equals to A naught e की पावर ऑफ माइनस K1t, सेम एज नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी को आप वो लिख रहे थे ना, उस टर्म्स में लिख रहे थे 2.303 by k t is equals to 2.303 by k log A naught by A, वही वाला फॉर्म है ये, उसी का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इतनी बातें तो आपको समझ आ रही होंगी। बट अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मजेदार चीज क्या है, अब इसकी बात हो गई, अब आ जाए इस पे। तो अब लिखना है बेटा di/dt, di/dt ये लिखना है।
So I, let's write di by dt. So di by dt क्या होगा? मतलब di by dt जैसे मैंने लिखा आपके मन में आना चाहिए कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई चाहिए मुझे। तो सिंस मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई चाहिए, इसका मतलब ये है कि अपीयरेंस को मैं पॉजिटिव मानूंगा और जहां डिसअपियर हो रहा है उसको मैं नेगेटिव मानूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस चाहिए। सो आई विल राइट इट लाइक रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई माइनस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आई, अपीयरेंस माइनस डिसअपियरेंस। अब आप देखो बेटा कि जब हम बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस की, तो वो क्या आ रहा है? तो इधर से अपीयर हो रहा है ना, वो ऐसे अपीयर हो रहा है। तो सिंस वो ऐसे अपीयर हो रहा है तो इस समय आप रेट लॉ लगाओ। रेट लॉ लगाओगे क्या मिलेगा बेटा? K1A, यही मिलेगा। सो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू K1A माइनस, जब डिसअपियर हो रहा है, तो जब ये डिसअपियर हो रहा है तो रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट आई है, और ये सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। तो पावर का हमको ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, पावर तो 1 ही है, सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? K2 माइनस K2I माइनस K2I। हाँ, स्टिल द पावर इज 1, पावर अभी भी 1 है। सो दिस इज माई डी बाई डी टी। अब ये इसको इंटीग्रेट करना होगा, अब आपको लग रहा होगा कि यार ये इंटीग्रेशन तो थोड़ा सर पॉसिबल सा नहीं लग रहा है, ये इंटीग्रेशन थोड़ा कैसे इंटीग्रेट करोगे सर? ये a भी आ जा रहा है, तो पहले तो एक काम करो, इस a को ना थोड़ा कांस्टेंट बनाओ, a नॉट e की पावर माइनस K1। तो थोड़ा सा मैं लिखता हूं, ऑल्दो मैं पूरा इंटीग्रेट करके नहीं बताने वाला और जरूरत भी नहीं है उसकी। डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू K1A, तो a की जगह पे ये लिखूंगा K1A, a इज a नॉट e की पावर ऑफ माइनस K1T, K1A, फिर क्या था देखो बेटा? माइनस K2I, सो माइनस K2I। अब इसे जब मुझे इंटीग्रेट करना है ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन नहीं है, थोड़ा सा मैथ्स में जाना पड़ेगा इसके लिए। आई होप आपने पढ़ा होगा। अगर मैथ्स आप पढ़ रहे हो तब तो स्कूल लेवल की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका ही है। एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर आप सॉल्व करते होंगे, आई होप आपको आता होगा वो, जहां पर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, उसके बाद एक फॉर्मूला लगाते हो और फाइनली आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो ये भी कुछ उसी फॉर्म में है। क्या था वो? ऐसा कुछ था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई, नॉट इज इक्वल्स टू, प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इंटू वाई is equals to integration of e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx f of x dx, f of x dx। यहां पर ये जो e की पावर ऑफ p dx है, e की पावर ऑफ p dx है, इसी को कहते हैं बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर आप देखें इस इक्वेशन को, तो ये भी कुछ इसी फॉर्म में है। अगर मैं इसे कुछ इस तरह से अरेंज करके लिख दूं, लाइक डी आई बाई डी टी प्लस K2I, क्या मैंने पहले से ये सब कॉपी में लिख के रखा हुआ है सो दैट मुझे यहाँ ट्रांसपोज करने में समय ना लगे, और जल्दी करेंगे तो वो कहीं भी एक प्लस माइनस का साइन अगर गड़बड़ा जाएगा ना तो फिर पूरा रिजल्ट इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल वेरीफाइड तरीके से लिखा हुआ है, आपको लिख देना, इसमें गलतियां नहीं होंगी। अगर मुझे लिखने में गलती हो गई तो बात अलग है, ऑल्दो इसमें गलतियां नहीं होंगी और बहुत इजीली आपको चीजें दिख जाएंगी। सो दिस इज K2I इज इक्वल्स टू K1 A नॉट e की पावर ऑफ माइनस K1T। तो ये अगर आप देखोगे बेटा, तो दिस इज नाउ
इन दिस फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। यहां पर आपको, जैसे यहां पर आपको y की वैल्यू मिलती, यहां पर आपको i की वैल्यू मिलेगी, उधर y की वैल्यू मिलती, इधर i की वैल्यू मिलेगी। एंड ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, on solving this equation you will get the value of I. तो on solving above differential equation we will get something like this. I is equals to, देखो बहुत खतरनाक सा एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, याद नहीं करना है इनको, ठीक है, याद नहीं करना है। अभी मैं बताऊंगा इनका यूज क्या है। बिल्कुल अभी थोड़ा सा आपको बोर लग सकता है कि यार ये क्या बड़े बड़े फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मुझे। अभी आपको याद नहीं करना है इनको, अभी क्या एग्जाम के लिए भी आपको इनको याद नहीं करना है, तो परेशान होने वाली जरूरत नहीं है कुछ दिस, ठीक है। सो दिस इज इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन का वेरिएशन विथ टाइम, टाइम के साथ कुछ इस तरह से वेरी करेगा। सर फील नहीं आया, सर इसका फील आएगा भी नहीं। जब मैथमेटिक्स बहुत वियर्ड हो जाती है, बहुत हाई लेवल की हो जाती है, तो फील विल नहीं आता। फिर जो मैथमेटिकली दिख रहा है उसे मानना पड़ता है परम सत्य की तरह, ठीक है। तो ये भी परम सत्य है, ये ऐसा ही होता है। ठीक है सर, मान लेते हैं। चलो अब सर आपने ए के लिए बता दिया, आई के लिए बता दिया, चलो पी के लिए भी बता दो सर, पी के लिए भी बता दो। पी भी बेटा आसान है, क्योंकि जब आप dp बाई dt लिख रहे होगे, पी को a से तो कोई लेना देना है नहीं, जब p बन रहा है तो वो तो i से ही बन रहा है, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, इट इज k2i, वही नहीं होगा, जी हाँ, इट विल बी k2i। तो dp बाई dt इज इक्वल्स टू k2i, ये कुछ ऐसा रहेगा। एंड नाउ अगेन देखो, मैं कर नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूं आपको कि ये i की वैल्यू को आपको यहां डालना होगा, ये बड़ी सी वैल्यू को, फिर पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर एंड ऑन फर्दर इंटीग्रेटिंग यू विल गेट द p कंसंट्रेशन ऑफ p, एंड इट इज लाइक, ये और वियर्ड दिखेगा आपको ये फॉर्मूला, a नॉट 1 माइनस k2 e की पावर ऑफ माइनस k1t माइनस k1 इंटू e की पावर ऑफ माइनस k2t अपॉन k2 माइनस k1 अपॉन k2 माइनस k1। तो ये कुछ मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, प्योर मैथमेटिकल है, कोई फील नहीं, कुछ नहीं। ये वेरिएशन है, ये आई मिलेगा, और ये कुछ आपको ए जो था वो तो नॉर्मली था, ये ए मिलेगा, दैट्स इट। अब एक ग्राफ भी है, वो भी मैं बना देता हूं फिर से, उसको भी फील नहीं करना है कि अच्छा जब ये बन रहा है तो ऐसा हो रहा होगा, वो वैसा हो रहा होगा, ये सब नहीं करना है भाई, ठीक है, ये सब नहीं करना है। चलिए, तो ये ग्राफ है बेटा कंसंट्रेशन और टाइम का। हो सकता है आपको ये अपनी मॉड्यूल्स में आपको दिखे ये ग्राफ, और आप इसको कोशिश कर रहे हो कि मैं फील करूं इसको, और वो फील ना हो रहा हो, तो फिर उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो भी चीज मैथमेटिकली पढ़नी होती है उसे मैथमेटिकली ही पढ़नी होती है। सपोज करो ये तुम्हारा ए नॉट है, दिस इज योर ए नॉट, टाइम 0 पर ए। अब ए कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है, ए का, ए कुछ इस तरह से चल रहा है, ठीक है, दिस इज योर ए। देन आई तुम्हारा कुछ इस तरह से चल रहा है, दिस इज योर आई, दिस इज योर आई, एंड पी जो है प्रोडक्ट वो शुरू में 0 है, और कुछ इस तरह का ग्राफ पी के लिए आ रहा है, लाइक दिस, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा है। एंड ये देखकर आपको फिर से वही बोल रहा हूं मैं, फीलिंग नहीं आ रही होगी कि सर ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं, ये आपको वेरिएशन बताया जा रहा है। मतलब आप अगर इस इक्वेशन को लेंगे
और इनकी ग्राफ को प्लॉट करेंगे कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन के साथ अगर आप इसको प्लॉट करेंगे सो यू विल गेट, मतलब आई की कंसंट्रेशन विथ टाइम के साथ अगर प्लॉट करेंगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ आपको मिलेगा मैथमेटिकल, इधर कुछ ऐसा मिलेगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली वो फील नहीं होगा। देखो क्या समझ में आ रहा है कि हाँ इंटरमीडिएट शुरू में बनता है, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरमीडिएट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है, फिर इंटरमीडिएट कम होने लगता है, ऐसे ही पढ़ना है। फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शुरू में बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ी देर तक नहीं बना है, उसके बाद देखो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट पूरा बन जाता है, ऑलमोस्ट पूरा बन जा रहा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में भी वही चीज देखने को मिल रही है कि रिएक्टेंट जो है वो कम होता जा रहा है और समय के साथ कुछ इस तरह से उसका ग्राफ देखने को मिल रहा है। बट एक बात पक्की है कि आप किसी भी टाइम पर A का कंसंट्रेशन प्लस I का कंसंट्रेशन प्लस P का कंसंट्रेशन, अगर सभी के कंसंट्रेशन को सम करते हो ना आप, तो यू विल गेट द कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट। ये मिलेगा ही आपको, क्योंकि कुछ भी हो A नॉट शुरुआत में तो तुम्हारा A नॉट ही था, उसी से सब चीजें बनी है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ऐसा तो नहीं है कि मास का लॉस हो जाएगा, है ना, मास का लॉस हो जाएगा ऐसा तो नहीं है। और सभी हम देख रहे हैं कि जो अमाउंट है स्टोइकियोमेट्री है वो भी 1 दिख रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि A के 1 मोल से उसका 2 मोल बन रहा है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ये रिलेशन होल्ड ट्रू नहीं करता, बट अभी फिलहाल ये रिलेशन होल्ड ट्रू करेगा। और ये आपके पास ग्राफ है जिसका फिलहाल कोई काम नहीं है। एक और फॉर्मूला आपको लिखा रहता है टी मैक्स। लोग इसको इस तरह से पढ़ाते हैं, अगर पढ़ा भी देते हैं तो जैसे ये बहुत ही जरूरी है एडवांस के लिए, अरे बाप रे क्या ही पढ़ा दिया यार, गजब की चीज पढ़ा दी। कुछ जरूरी नहीं है ये, ठीक है, एकदम डल टॉपिक है। दिस वन इज अ डल टॉपिक। टी मैक्स क्या करोगे? टी मैक्स का मतलब क्या है? टी मैक्स मतलब वो टाइम जब इंटरमीडिएट अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर हो, वो टाइम जब इंटरमीडिएट अपनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर हो, वो है टी मैक्स। तो उसके लिए क्या करना है? थोड़ी मोड़ी मैथमेटिक्स भी जानते हो तो इस वाले इक्वेशन का आपको मैक्सिमा फाइंड करना है। ये देखना है कि वो किस समय अपनी मैक्सिमा अटेन कर रहा है। तो चलो लिख लो भाई, टी मैक्स क्या है? टी मैक्स इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच इंटरमीडिएट अटेन्स इट्स मैक्सिमम कंसंट्रेशन। लिख लिए? ठीक है। तो टी मैक्स कैन बी calculated by finding maxima of I। ये जो I फंक्शन था इसकी मैक्सिमा निकाल के आप निकाल सकते हो। एंड आफ्टर डूइंग सो व्हाट वी गेट इज टी मैक्स का एक फॉर्मूला मिलता है, आप चाहें तो याद कर लें, ऑल्दो जरूरत नहीं है। K2 by K1 अपॉन K2 minus K1 अपॉन K2 minus K1। दिस इज योर T max। ओके, तो दिस इज योर T max। तो यहां तक हमने जनरल फॉर्मूलाज लिखे। इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू होती है, अब थोड़ा मजा आना शुरू होगा जब हम कुछ केसेस बनाएंगे। ठीक है, जब हम कुछ केसेस बनाएंगे, क्योंकि देखो थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक का एग्जांपल लेता हूं। मानो आप SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हो, या चलो छोड़ो SN2 छोड़ो, SN1 रिएक्शन पढ़ रहे हो। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है ना, यहां पर बेटा होता है रिएक्टेंट बनाता है कार्बोकेटायन, और फिर कार्बोकेटायन में न्यूक्लियोफाइल लगता है और ये बनता है प्रोडक्ट, यही होता है। और हम बोलते हैं कि ये वाला जो है ये कैसा स्टेप है? दिस इज स्लो स्टेप। और इसे हम कहते हैं कि ये कैसा स्टेप है? दिस इज फास्ट स्टेप। तो मैं आपको एक्चुअल चीज बता रहा हूं, जो एक्चुअल मीनिंग है स्लो और फास्ट की, वो ऐसा नहीं है कि वो धीरे है वो तेज है, ये नहीं, इस सेंस में स्लो फास्ट नहीं लिखा जाता है। स्लो फास्ट लिखने के पीछे जो कारण मुझे समझ आता है वो ये है,
वो ये है कि स्लो का मतलब इसका रेट कांस्टेंट छोटा है, ये फास्ट, इसका फास्ट का मतलब इसका रेट कांस्टेंट बड़ा है। सपोज करो यहां पर मैं लिख रहा हूं K1 और K2, यहां पे लिख रहा हूं मैं K1 K2, तो K1 इज वेरी वेरी लेस देन K2, ये मीनिंग है इसका, ये मीनिंग है। और हम एक लाइन बोलते हैं कि रेट डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप, मतलब रेट डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप बोलते हैं, मतलब लेकिन हमें बोलना क्या चाहिए, रेट डिपेंड्स ऑन K1, रेट डिपेंड्स ऑन K1, यस वी शुड कॉल इट लाइक दिस कि रेट K1 पे डिपेंड कर रहा है। और फिर मैं बता रहा हूं कोई फीलिंग नहीं आएगी, कोई फीलिंग नहीं आएगी, कोई वो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाली एग्जांपल्स, पेन बनाने वाली कंपनी का एग्जांपल कुछ नहीं काम आएगा। सिर्फ इक्वेशंस देखो मैथमेटिकली सही हो रहा है, अगर मैथमेटिकली कहीं एरर लगता है आपको, अरे सर ये मैथमेटिकली ठीक नहीं है, तो बिल्कुल आप सवाल रेस कर सकते हो, सर यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आपके मन में आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है, उसका कोई समाधान नहीं है फिर। तो आगे बढ़ते हैं, लेता हूं मैं कुछ केस, ये मैंने क्यों बताया है अभी समझ आएगा। देखो लेता हूं मैं केस, केस 1 व्हेन K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1, व्हेन K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K1। चलो अब यहां पे करेंगे अप्रोक्सीमेशंस। तो देखो जो P मैंने पीछे बनाया था, P वो क्या था, मैं फिर से वही कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, वो ये था A0 1 माइनस K2 e की पावर ऑफ माइनस K1t माइनस K1 e की पावर ऑफ माइनस K2t होल अपॉन K2 माइनस K1, होल अपॉन K2 माइनस K1, इस तरह से। अब देखो बेटा आप इस अप्रोक्सीमेशन को लगाओ, ये तो जनरल फॉर्मूला था। अब K2 अगर बहुत बड़ा है K1 से, तो क्या यहां K1 इग्नोर हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। और अगर यहां पर K1 इग्नोर हुआ ना, तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, इधर K1 इग्नोर हुआ, और ऊपर वाले आप पोर्शन को अगर देख पा रहे हैं, जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है, तो उसमें आप क्या पाओगे, या फिर ये हमने P के लिए लिखा, ठीक है, ये हमने P के लिए लिखा। अच्छा अब यहां पर देखो आप, ये K2 है, ठीक है सर ये तो K2 है, बड़ा है ये तो K2, लेकिन जब यहां पर आप देख रहे हो तो E का पावर नेगेटिव में एक काफी बड़ा नंबर है, मतलब इसका मतलब ये कि ये नंबर विल बी नाउ वेरी लेस, ये नंबर छोटा हो जाएगा, और ये छोटा होगा तो K1 तो खैर छोटा है ही, और दो छोटे नंबर्स का प्रोडक्ट और भी छोटा हो जाएगा, दो छोटे नंबर का प्रोडक्ट और भी छोटा हो जाएगा। तो हाँ यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसके रिस्पेक्ट में ये भी बहुत छोटा है, तो इसे भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा, इसे भी इग्नोर, अप्रोक्सीमेटली हमें उसे इग्नोर करना पड़ेगा, एंड वी विल गेट P इज इक्वल्स टू A0 माइनस, सॉरी 1 माइनस, यहां पर क्या आ रहा है K2 e की पावर ऑफ माइनस K1t अपॉन K2। और अब अगर आप यहां पे देखोगे ना, so this K2 and K2 cancels each other, and ultimately जो P आपको मिल रहा है, जो अल्टीमेटली आपको P मिल रहा है, वो P कुछ और नहीं, इट इज सिंपली A0 इंटू 1 माइनस E की पावर ऑफ माइनस K1t। कैसा नजर आ रहा है ये राइट साइड वाला एक्सप्रेशन, कैसा नजर आ रहा है? यस इट इज एग्जैक्टली लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह नजर में आ रहा है। और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K2 कहीं है ही नहीं, देखो K2 है कहीं पे नहीं है, मतलब जो आप लिख रहे थे A से बना I से बना P, ये है K1 ये है K2, एक्चुअली में आप इसे, इस वाले स्टेप को इग्नोर कर दीजिए, इसे आप इग्नोर कर दीजिए। कब इग्नोर करना है? जब K2 बहुत बहुत बड़ा है K1 से, जब K2 बहुत बहुत बड़ा है K1 से, तो A gives K1 के साथ P, सिर्फ ये लिख सकते हो। और ये कारण है कि क्यों हम बोलते हैं कि रेट डिपेंड्स ऑन द स्लो स्टेप। आई होप मजा आया होगा, अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो ये मजा आया होगा। सो दिस K1
K1 पे ही डिपेंड कर रहा है। सर फील नहीं हुआ, अभी भी फील करने बैठे हो तो गलत रास्ते पे चल रहे हो। ये देख लो भाई, मैथमेटिकली कहीं एरर दिख रहा है तो बताओ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और मजेदार चीज आपको बताता हूं, एक और मजेदार चीज बताता हूं। अभी तो प्रोडक्ट बताया, अभी मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट के बारे में बताता हूं। तो आई का भी हमने कुछ लिखा था एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को भी अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। K2 वेरी वेरी ग्रेटर देन K1 मान के उस एक्सप्रेशन को भी हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा। चलो मैं लिख रहा हूं पहले, ठीक है। सो व्हाट आई एम राइटिंग इज कि आई जो है वो कैसा है, आई इज K1 अपॉन K2 माइनस K1 ए नॉट, ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन बना था पीछे, ए नॉट इंटू ई की पावर ऑफ माइनस K1t माइनस ई की पावर ऑफ माइनस K2t, कुछ ऐसा बना था। एंड नाउ फिर से वही अप्लाइंग K2 very very greater than K1, so this is very small, K1 is very small, just ignore, and again this K2 is very large, e की पावर पे नेगेटिव में एक लार्ज नंबर है, इसका मतलब ये नंबर बहुत छोटा हो गया है, इसे भी इग्नोर करिए। एंड यू विल गेट i इज इक्वल्स टू, ऐसा करने पे यू विल गेट i इज इक्वल्स टू K1 बाई K2, K1 बाई K2 ए नॉट ई की पावर ऑफ माइनस K1t, ठीक है सर ये आ गया। इससे क्या खास हुआ सर, इससे क्या खास हुआ, तो सुनो अब एक यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूं मैं आपको। ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देख लो, बहुत इच्छा हो रही है तो याद भी कर लो। बट एक पॉइंट यहां पे मैं बता रहा हूं कि जब भी, ध्यान से सुनना, लिख भी लेना, जब भी एक सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और उसमें K2 is very very greater than K1, remember K2 is very very greater than K1, जब ऐसा होगा तो जो इंटरमीडिएट है ना वो स्टीडी स्टेट अक्वायर कर लेता है। ये क्या होता है सर, स्टीडी स्टेट क्या होता है? हो सकता है आपने इस चीज को भी देखा होगा कहीं मॉड्यूल में, थोड़ा हाई लेवल प्रॉब्लम्स वगैरह जहां दिया रहता है वहां आपको दिखा होगा, ये शब्द जरूर आपने कभी ना कभी सुना होगा, या ओलंपियाड की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होगे तो आपने सुना होगा स्टीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ऐसा सुना होगा। तो उसका मैं आपको आज खुलासा कर देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ कि वो क्या है। बहुत बढ़िया से समझेंगे, मैथमेटिकल चीजें हैं तो मैथमेटिकली ही समझेंगे। तो आई हमारे पास ये है। अब मैं क्या बोला, मैंने एक स्टेटमेंट आपके सामने पुट फॉरवर्ड कर दिया। क्या बोला मैंने कहा कि जब भी एक सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K1 K2 रेट कांस्टेंट्स हैं रिस्पेक्टिवली फॉर A to I देन I to P, जब ऐसा है और K2 बहुत बहुत बड़ा है K1 से, मैंने ये नहीं बोला कि जब दोनों में से कोई भी बहुत बड़ा हो, ये नहीं बोला मैंने बोला जब K2 बहुत बहुत बड़ा है K1 से, जब K2 बहुत बहुत बड़ा है K1 से तो जो I है ना वो स्टीडी स्टेट अक्वायर कर लेता है, वो स्टीडी स्टेट अक्वायर कर लेता है। फिर इसको फील करने की कोशिश करने लगते हैं, सर स्टीडी स्टेट सर कैसे, मतलब क्या हुआ? मैथमेटिकल मीनिंग है, ठीक है, स्टीडी स्टेट मैथमेटिकल मीनिंग है। क्या मीनिंग है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई, मैं ए बोल दिया शायद, क्या गलती से पता नहीं, अगर मैंने ए बोला, मैं ए नहीं बोलना चाह रहा, मैं बोलना चाह रहा इंटरमीडिएट है ना, इंटरमीडिएट स्टीडी स्टेट अक्वायर कर लेता है, इंटरमीडिएट आई। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई। जितनी तेजी से अपीयर हो रहा है उतनी ही तेजी से खत्म हो रहा होता है जब भी K2 बहुत बहुत बड़ा होता है K1 से। एक अप्रोक्सीमेशन है, बिल्कुल एक अप्रोक्सीमेशन है, मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है। तो फिर आप ना जब ऐसे सोचने लगोगे, अच्छा
वो ऐसा बन रहा है, वो खत्म हो जा रहा है, वो बन रहा है, वो खत्म हो जा रहा है। तो लेकिन सर K1 तो छोटा है सर, K1 तो छोटा है सर, K2 बड़ा है, तो ये कैसे हो रहा है सर? तो ऐसे नहीं सोचना। मैं आपको ये स्टेटमेंट बता दिया, अब इसका मैं एकदम सॉलिड मैथमेटिकल प्रूफ दे देता हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा ना, अरे यार कुछ भी ऐसा ही सर ने ऐसे ही कोई भी स्टेटमेंट बोल दिया है। ठीक है, उसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। सो स्टेटमेंट आई होप आपने लिख लिया है। क्या स्टेटमेंट है? व्हेन K2 is very very greater than K1, then I acquires steady state. It acquires steady state. What do you mean by steady state? Steady state का मीनिंग है, steady state का मीनिंग है कि rate of appearance of I becomes equal to rate of disappearance of I. काम आएगा आपको ये, ठीक है, एडवांस में आ सकता है, देखने को मिल सकता है, तो पढ़ना इसको दिल लगा के ही है। ऐसे नहीं पढ़ना है कि यार ठीक है आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। अभी देखो बेटा, अभी इस पे थोड़ा सा फोकस करो। ये क्या है? ये आई की कंसंट्रेशन है। कब? जब K2 बहुत बहुत बड़ा है K1 से, ठीक है, ये तो अग्री करते हो। जब K2 बहुत बहुत बड़ा है K1 से, तब आई की कंसंट्रेशन ये है, तब आई की कंसंट्रेशन ये है। आगे देखो, आगे देखो। अब मैं मान लेता हूं, लेट आई बी इन स्टेडी स्टेट। मान लो जो आई है वो स्टेडी स्टेट में है, मान लो जो आई है वो स्टेडी स्टेट में। तो अगर वो स्टेडी स्टेट में है तो मैं भी चलो मान लेता हूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई बराबर होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई के। सर ये तो गलत बात है, चीटिंग हो गई सर, आप कैसे पहले से मान ले रहे हो? थोड़ा सा सब्र रखो, अभी समझ में आएगा। तो बेटा देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आई के लिए रेट लॉ लिखूंगा तो K1A ही लिखूंगा, चेक कर सकते हो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आई के लिए K2I ही लिखूंगा, चेक कर सकते हो। वैल्यूज पुट करूंगा। ए के लिए क्या वैल्यू है बेटा? K1। ए के लिए क्या था? ए तो नॉर्मली था ना, A नॉट E की पावर ऑफ माइनस K1T। ए के लिए तो ऐसा ही था, और इसके लिए लेट अस राइट K2I, इतना ही लिखते हैं। और आई का ही कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, IT विथ टाइम कैसे वेरी कर रहा है। सो यू कैन सी दैट IT इज एक्चुअली K1 by K2, K1 by K2, A नॉट E की पावर ऑफ माइनस K1T, E की पावर ऑफ माइनस K1T। क्या समझ आया? क्या समझ आया? जी हाँ, ये तो यही चीज आ गई सर जो यहां पर आई थी। समझ रहे हो? थोड़ा टेढ़े तरीके से मैंने प्रूफ किया है, बट काफी सेटिस्फाइंग है ये। मैंने क्या किया? मैंने बोला कि जब K2 K1 से बड़ा था तब I ऐसा था। अब फिर मैंने बोला कि जब K2 K1 से बड़ा होता है तब I स्टेडी स्टेट एक्वायर कर लेता है, मतलब उसकी अपीयरेंस का रेट बराबर हो जाता है उसकी डिसअपीयरेंस के रेट से, स्टेडी स्टेट एक्वायर कर लेता है, ऐसा कहा। अच्छा, कैसे माने? तो मैंने बोला चलो ठीक है, बाई की कंसंट्रेशन देख लो कैसे वेरी कर रही है टाइम के साथ जब स्टेडी स्टेट में है। तो जब वो स्टेडी स्टेट में है तब वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, तब वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है स्टेडी स्टेट में। और ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जब K2 K1 से बड़ा है। तो देखो दोनों कनेक्ट हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपको बढ़िया, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट का बढ़िया एक्सप्लेनेशन भी मिल गया। तो ये जो पहला केस था, मैं एक्चुअली इसी को पढ़ाना पसंद करता हूं, जो दूसरा केस है। और तीसरा केस तो खैर काम का है नहीं ज्यादा, दूसरा और तीसरा दोनों केसेस। उसमें एक में हम मानेंगे K1 बहुत बड़ा है K2 से, एक में मानेंगे दोनों कंपैरेबल है। अब अगर दोनों कंपैरेबल हैं तब तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता। फिर तो जो शुरू में जो फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं ना बड़े बड़े, अब कंपैरेबल है तो क्या करोगे उसको? उसी को यूज करो, है ना? फिर तो उसी को यूज करो। तो चलो ठीक है, इसका मैं ग्राफ बता देता हूं। स्टेडी स्टेट तो आपको समझा दिया, ग्राफ बता देते हैं।
तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, ये भी मैथमेटिकल है, बिल्कुल मैथमेटिकल है। कंसंट्रेशन विथ टाइम का ग्राफ, ये तुम्हारा इनिशियल रिएक्टेंट टेकन था, ये फिर उसी तरह से वेरी कर रहा है, ए कुछ इसी तरह से वेरी कर रहा है, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है भाई। प्रोडक्ट भी देखो कुछ इसी तरह से आ रहा है, ठीक है। हाँ न्यूमेरिकली थोड़ा डिफर करेगा बट शेप लगभग उसी तरह से बन रही है। एंड देन फाइनली आप यहाँ पर आई के लिए देखिए, जो मेन हीरो है इस केस का वो है आई, जो कि एक्वायर कर लेता है स्टेडी स्टेट। तो ग्राफ भी जब हमने बनाया ना तो हमने ऐसे ही देखा, ये थोड़ा सा ऊपर आया है, फिर ये तुरंत ऐसे ऐसा कुछ, मतलब क्या एक्वायर कर लिया आई ने, यस आई ने एक स्टेडी स्टेट एक्वायर कर लिया है मैथमेटिकली, ठीक है। तो आई होप ये भी ग्राफ आपको क्लियर है। बहुत ज्यादा इसमें फिर से बोल रहा हूं मैं, 10वीं बार बोल रहा हूं, मत करना कोशिश ऐसा दिमाग लगाने का कि अच्छा वो बना तो तुरंत खत्म हो गया, वो बन गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मत करना कोशिश, बेकार बातें हैं वो। आगे देखिए केस 2। केस 2 में जब K1 बहुत बहुत बड़ा है K2 से, सर यहां भी स्टेडी स्टेट आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा यहां, ठीक है। सिंपली देख लीजिए आई के लिए, पहले मैं फिर से लिख देता हूं जो जनरल फॉर्मूला हमने बनाया था, K2 माइनस K1 A नॉट इंटू ई की पावर ऑफ माइनस K1T माइनस ई की पावर ऑफ माइनस K2T। अब आप इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाइए, मजेदार चीज आपको नजर आ रही होगी, जब आपने अप्रोक्सीमेशन लगाया ना क्या दिखा, K1 बहुत बहुत बड़ा है, K1 बहुत बहुत बड़ा है मतलब सर ये छोटा हो गया, कट गया। K1 बहुत बड़ा है तो फिर K2 माइनस K1, तो K2 तो बहुत ही छोटा है, तो ये भी लगभग आपका कट गया। तो ये K1 ये भी कट गया, नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो फाइनली क्या दिख रहा है, अप्रॉक्स आई क्या दिख रहा है बेटा, आई इज एक्चुअली इक्वल टू A नॉट ई की पावर ऑफ माइनस K2T। थोड़ा मैथमेटिकली दिख रही है बात, और यहां पर ऐसे भी दिख रहा है कि एट t इज इक्वल टू 0, जब t को अगर आप 0 कर देते हो तो ये पोर्शन तुम्हारा 1 हो गया, और i जो है वो एक्चुअली में A नॉट के बराबर है। क्या समझ में आ रहा है इससे? देखो भाई अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली ऐसा बोला जा रहा है। ऐसे सोचो तुम्हारा A से बना I से बना P, तो ये है K1, ये है K2, ये है K1, ये है K2। K1 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मतलब जब आपने रिएक्शन शुरू किया ही है एकदम बहुत ही कम टाइम डिले हुआ है और पूरा AI में कन्वर्ट हो चुका है, पूरा AI में कन्वर्ट हो चुका है। जी हाँ, इसीलिए देखो मैथमेटिकली भी वही चीज आ रही है कि t जब 0 है, जब t 0 है I तुम्हारा A नॉट के बराबर हो गया है, आई तुम्हारा A नॉट के बराबर हो गया, बिल्कुल। और यहाँ पर भी आप देखें आई का जो वेरिएशन है वो नॉर्मली जैसा A वेरी कर रहा था पिछले केस में, या नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जैसे A वेरी करता है टाइम के साथ, हाँ वैसा ही वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि A ही आई है, A ही आई है, एक तरह से शुरू में ही रिएक्शन के ऐसा कुछ सीन अपने को मिल गया है, ऐसा ही मिल गया है। तो अब आप इस इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे बेटा? ये वाला पोर्शन ऐसा हुआ, सो दिस इक्वेशन इज नाउ ट्रांसफॉर्म्ड लाइक दिस, I2 से P, so equation is transformed like this, equation is transformed। देखो वो वाला जो लाइन था ना हमारा, कौन वाला, कि रेट डिपेंड्स अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, वो यहां भी काम करेगा, वो यहां भी काम करेगा, है ना। जैसे आप E1CB मैकेनिज्म पढ़ते हो, पहला स्टेप फास्ट होता है एसिड बेस रिएक्शन, लेकिन सेकंड स्टेप स्लो होता है। वहां K2 जो है वो छोटा है K1 से, और वहां भी रेट हम बोलते हैं कि सेकंड वाले स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड वाले स्टेप पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से। सर लेकिन ये बात यहां तो प्रूफ किया नहीं आपने तो बस आई लिखा, लिख लेते हैं यार, या थोड़ी मेहनत खुद से भी कर लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट के लिए लिखोगे, क्या मिलेगा प्रोडक्ट के लिए? नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर हो गया यार ये अभी, है ना, तो नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो P का जो अमाउंट आएगा वो K2 पे ही तो डिपेंड करेगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये सब चैप्टर के एंड में आ गए यार अपन, ये सब तो बहुत इजीली आपको समझ आना चाहिए। A नॉट
1 माइनस ई की पावर ऑफ माइनस K2T, ये कुछ ऐसा मिलेगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन K2। अगेन it can be seen that amount of product obtained, amount of प्रोडक्ट ऑप्टेंड। अच्छा, अभी कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा सर रेट कैसे उस पर डिपेंड कर रहा है। अरे भाई, रेट तुम्हारा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेंड पे ही तो निर्भर करता है, और जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, K2 पे डिपेंड कर रहा है, वो वाला रेट कांस्टेंट जो कि छोटा है। तो अगेन इट कैन बी सीन दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑप्टेन्ड डिपेंड्स अपॉन rate constant which is smaller, ठीक है। तो आई होप ये भी बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। और K1 और K2 अगर दोनों लगभग बराबर है तो कोई केस नहीं बनता फिर, ठीक है। वो तो फिर शुरू के जो फॉर्मूलाज थे बड़े बड़े वही यूज करने पड़ेंगे। तो ये 3 तरह के मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर स्पेशल रिएक्शंस बता दिए। क्या क्या? पैरेलल, रिवर्सिबल, सीक्वेंशियल। एक और बताऊंगा, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शंस, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल ग्रोथ रिएक्शंस, ठीक है। चलो, चौथा है लास्ट, इसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म्स। वो थोड़े से ऐसी सस्ते से रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं, फॉलोड बाय कोलिजन थ्योरी, ठीक है ना। ये चैप्टर का सीक्वेंस है, बहुत मस्त सीक्वेंस से चला है यार चैप्टर। मतलब अगर आप अभी सोचने की कोशिश करो तो मस्त एकदम ऐसा स्लाइड खोलेगा आपके दिमाग, है ना। पहले देखा हमने रेट क्या होता है, कैसे बनता है रेट लॉ, क्या षड्यंत्र था उसके पीछे। फिर दो नए शब्द निकल के आते हैं, ऑर्डर और रेट कांस्टेंट। फिर हमने देखा ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, उसके एक्सपेरिमेंटल तरीके देखे ऑर्डर निकालने के। फिर समझ आया, अच्छा ऐसा ऑर्डर निकाला जाता है। फिर हमने बोला कि यार ये रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। फिर हमने कहा यार बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स होगी इसमें, तो चलो ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं सभी रिएक्शंस हमारे फर्स्ट ऑर्डर हैं। फर्स्ट ऑर्डर मानने से मैथमेटिक्स कमजोर होगी उसकी, बट जो कंसेप्ट है वो तो समझ आ जाएगा। तो यही मानते हुए हमने फिर कुछ मेथड्स पढ़े, जिससे हमने ये पता किया कि कैसे निकाला जाता है K फॉर अ रिएक्शन। अलग अलग तरीके पढ़े, देखा प्रेशर मेजरमेंट से क्या होता है गैसियस रिएक्शंस के लिए, फिर देखा टाइट्रेशन से क्या होता है, अलग अलग टाइट्रेशन करवा के आपको बताए, एक एक केस कराए। फिर देखे ऑप्टिकल रोटेशन से भी K निकल सकता है, जी हाँ निकल सकता है, वो भी देखा आपने। आफ्टर दैट हमने बोला यार देखो ये तो हो गया, अब कुछ स्पेशल तरह के भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। क्या क्या पढ़ा? हाँ, पैरेलल, रिवर्सिबल, सीक्वेंशियल, नाउ बैक्टीरियल ग्रोथ। इससे मस्त सीक्वेंस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं बता रहा हूं। अगर अभी तक आपने और भी चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के मेरे से नहीं पढ़े हैं, अरे बिल्कुल जाके कोर्स लीजिए, पढ़िए, मजा कीजिए। बहुत ही स्मूथली फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसी पकड़ बन जाएगी कि आपके आसपास भी कोई नहीं दिखेगा, है ना। जहाँ कोचिंग जाते होगे ना, वहाँ मास्टर को पढ़ा के आ जाओगे वापस, ये गारंटी देता हूँ, मास्टर को पढ़ा के आ जाओगे। बाकी पढ़ने की बात तो दूर की है, एरोगेंट साउंड कर रहा होगा तो ठीक है, सुन लेना क्या बोलूं हम। चलिए भाई, तो फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शंस, ये कुछ आसान रिएक्शंस हैं। ये जेईई मेंस के पेपर में देखने को मिले हैं अभी फिलहाल के सालों में, इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया जाता है। देखो ये क्या है पता है, थोड़े से बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया है, वो ग्रो कर रहा है, आपको यहाँ देखकर लगेगा अरे यार ये क्या है, अजीब सी चीज है, ये तो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वायलेट हो गई, ऐसा लगता है देख देख के शुरू में। कैसे पता है? ऐसे ए से 2A बन गया, लग रहा है ना अजीब सा कि यार ये क्या बात हुई, ए से 2A बन गया।
ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही वायलेट हो गई, नहीं हुई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट नहीं हुई है। आप समझिए वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, जैसे होता है ना मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया अपने आप को, वैसा हो रहा है। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर बैक्टीरियल ग्रोथ रिएक्शंस। तो कुछ इस तरह का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है मान रहा हूं मैं। ग्रोथ रिएक्शंस बोलते हैं, तो मैंने एग्जांपल चलो ले लिया बैक्टीरियल ग्रोथ का। सपोज ए इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज ग्रोइंग लाइक दिस, सो दिस इज बैक्टीरियल ग्रोथ। अब यहां पर फिर मैं वही करूंगा, t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू t पर, ये शुरू में a है, ये a माइनस x हुआ, ये देखो शुरू में 0 था, ये 2x बना, ये 2x बना। अब नाउ द मेन थिंग्स कम, क्या है मेन थिंग्स? हाँ भाई वही रेट लॉ लिखना, रेट लॉ लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, रेट लॉ लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेटा डीए बाई डी टी कैसे लिखोगे, देखना ध्यान से थोड़ा। डीए बाई डी टी लिखते समय बिल्कुल एकदम चौकन्ने होके लिखना है, डीए बाई डी टी। अब यहां पर ये k है, ठीक है, ये k है तुम्हारा रेट कांस्टेंट। सो डीए बाई डी टी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, कुछ ऐसा ही लिखूंगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। फिर बात आती है यार ये तो बड़ा एकदम सर को एकदम घुमा देने वाली चीज है, सर ये तो ए कहाँ बन रहा है, कौन सा ए, कब ए, क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बहुत ही शांति से देखो बेटा, अपीयरेंस ऑफ ए, तो अपीयर कहाँ हो रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन। जब भी बोला जाए अपीयरेंस ऑफ ए, जस्ट लुक एट द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन को देखिए आप, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन को जब आप देखेंगे ना अपीयरेंस में, फॉरवर्ड रिएक्शन को देखिए, सो यू विल फाइंड कि आप यहां पर देखो फॉरवर्ड रिएक्शन में ए, ये ए बन रहा है, ठीक है, ये ए बन रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन में। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा, क्या पढ़ा था जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, तब हम ऐसा बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय कि स्टोइकियोमेट्री जो है वो डिवाइड हो जाती है और जो रेट कांस्टेंट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन होता है। और हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यही मानते हैं कि ये रेट कांस्टेंट क्या है, ये रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है, ये रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है। अग्री? हाँ बिल्कुल अग्रीड, बिल्कुल अग्रीड सर। तो देखो बेटा जब मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए की बात कर रहा हूं तो एक्चुअली में विच ए आई एम टॉकिंग अबाउट, विच ए आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ए, है ना। तो जब मैं बोल रहा हूं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, तो मैं डी ए बाई डी टी जो लिख रहा हूं ना, यहां पर ये जो मेरा ए है बेटा ये प्रोडक्ट वाला है, समझ आया? ये जो मेरा ए है ये प्रोडक्ट वाला है, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, ये जो मेरा ए है ये प्रोडक्ट वाला है। तो मैं ये लिखना चाहता हूं तो मैं ऐसा लिखूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा, इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है तो मैं लिखूंगा 1/2 और रेट कांस्टेंट इसके, और यहां पर मैं लिखूंगा ए का पावर 1। लेकिन ये जो मैं ए लिख रहा हूं ना वो कौन वाला ए है? वो ये वाला ए है, समझ पा रहे हो? हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, फिर से पॉज करो, देखो पुरानी जो पन्ने हैं उनको पलटाओ, उनको देखो तो समझ में आ जाएगा। तो वो ये वाला ए है, ये वाला ए है, क्योंकि आप रेट लॉ लिख रहे हो तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखोगे, लेकिन यहां जब आप लिख रहे हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, तो अपीयर कौन वाला ए हो रहा है? ये वाला ए अपीयर हो रहा है, तब तो ऐसे ही लिखते हो ना। देखो आप शुरुआत में मैंने पहली क्लास में बताई थी ए गिव्स बी प्लस सी, तो अपीयरेंस ऑफ बी लिखते हो तो डी बी बाई डी टी लिखते हो, अपीयरेंस ऑफ सी लिखते हो तो डी सी बाई डी टी लिखते हो, लेकिन रेट लॉ लिखना है तो के इंटू रिएक्टेंट, यही लिखोगे। हाँ अब आया होगा समझ। तो यहां पर मैं ऐसा लिख दूं बेटा, ये डी ए बाई डी टी मुझे चाहिए तो 2 इधर चला जाएगा, तो विल इट बी 2k इंटू ए। ये देखने में बहुत छोटी सी चीज लगती है 2, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। इवन जेईई एडवांस ने इस साल मस्त सवाल पूछा था 2021 के पेपर में, कराते हैं अभी उसको, ये होने के बाद कराते हैं उसको, जहां पर यही बस ये देख के लगता है ना हाँ सर 2 लिख दो ना, देखो यहाँ 2 है तो 2 लिख दो, इन कंसेप्ट पता नहीं रहता है कब लिखना है कब नहीं लिखना है, उसी में घूम जाते हैं बच्चे। टीचर्स भी घूमे रहते हैं, बहुत लोगों को देखा है, और बहुत सारे सस्ते लोगों को तो ऐसा कुछ भी ज्ञान देते हुए देखा है, कहीं भी कुछ भी लिख देंगे, फील करवाएंगे इसको, देखो वो 2 बन रहा है ना, वो ऐसा बन रहा है ना, वैसा बन रहा है ना, नहीं ऐसे चक्करों में मत फंसना, ट्रैप है सब। सो दिस माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस के लिए कौन वाला? ये वाला, इसकी स्टोइकियोमेट्री ये है,
तो भाई यहाँ पर सिंपली आप क्या लिखेंगे, सिंपली क्या लिखेंगे, माइनस के ए, और ये जब आप खोलेंगे तो दिस विल बी के ए, यही होगा, बिकॉज ए तो सेम ही, ए तो सेम ही है। आई होप आपको अब ये समझ आ गया होगा। अब तो बेटा इंटीग्रेट ही करना बचा हुआ है, इंटीग्रेट कर दीजिए डी ए बाई डी टी, एंड यू विल गेट ऑन इंटीग्रेटिंग you will get k is equals to 1 by t ln, एकदम वैसे ही नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर जैसा बन जाएगा, ln a t अपॉन a नॉट। थोड़ा सा अलग है, देख लो, थोड़ा सा अलग है ना। वहां पर a नॉट अपॉन ए टी आता था नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर में, यहाँ पर a t अपॉन a नॉट आ रहा है। ग्रोथ रिएक्शन है, बढ़ रही है, तो यहाँ पर a t की जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर a और x के टर्म्स में लिखना है तो बेटा a t क्या है, देखो टोटल a, तो टोटल a इज a प्लस x, सो आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक k इज इक्वल्स टू 1 बाई t ln ऑफ a t के जगह पर आई विल राइट a प्लस x अपॉन a, ऐसा लिखो, ठीक है, ये मैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग रिएक्शन मैकेनिज्म्स फॉलोड बाय कोलिजन थ्योरी। इट माइट टेक 2 लेक्चर्स, अगर ज्यादा ही डीप में घुस गए तो हो सकता है 2 लेक्चर भी लग जाए, तो जस्ट बेयर विथ इट, मजा तो आ रहा होगा, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपका केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म, एंड देन वी विल बी डूइंग आइडियल गैसेस एंड मोल कंसेप्ट ऑन यूट्यूब फॉर पब्लिकली, हम उसको करेंगे अच्छे से, और उसके साथ जो प्री रिक्विजिट छोटी सी बची हुई है फिजिकल केमिस्ट्री की, वो भी आपको बिल्कुल करके छुटकारा पाया जाएगा, ठीक है। अच्छे से, मजाक कर रहा हूँ, छुटकारा क्यों पाएंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे और मदद हमेशा करते रहेंगे, और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो जो चीज़ें लगती हैं वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।